साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ लॉजिस्टिक्स में ही नहीं बट लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डेप्थ को हमारे आज के गेस्ट भी समझते हैं। अवध ओझा, अ टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वो जानते हैं कैसे सिस्टम अंडरस्टैंड करके आप पावर होल्ड कर सकते हैं और साइकोलॉजी यूज करके अपना काम कैसे करवा सकते हैं। आज हमने उनसे जाना लव और पावर में क्या इंपॉर्टेंट है, एक 20-year-old पावर कैसे बिल्ड कर सकता है, इंडिया सुपर पावर कब बनेगा, इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ और साइकोलॉजिकली डेंजरस बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना और मुझे बताना कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा। कौन सा ऐसा ह्यूमन इमोशन है जो इट्स द मोस्ट डेंजरस इमोशन जो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, जो हर इंसान के लिए सेम है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे के लिए मैक्सिमम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते? बेसिक इंस्टिंक्ट। वो जो सेक्स का फर्वर है ना, हमारी बॉडी में दो चीजें हैं, एक मन, एक कॉन्शियस। मन भी दिखाई नहीं पड़ता और कॉन्शियस भी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मन आंख बंद करने पे दिखाई पड़ता है। इसलिए दुनिया में जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं सब आंख बंद करके हैं। ये जो मन है इसको भोजन है बेहोशी, शराब कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, सेक्स कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, मूवी कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, जब ले आओ तब तैयार है। लेकिन पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, योग के लिए मोटिवेशन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, ध्यान के लिए मोटिवेशन चाहिए। अब हर सेंस पावरफुल है, मन से जुड़ी है, जबान पावरफुल है, आंख पावरफुल है, नाक। सेक्स इज ए एक्टिविटी जिसमें सारी सेंसेस कंबाइंड हो जाती हैं, इसलिए वो इमोशन बहुत पावरफुल हो जाता है। एक सेंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। डायबिटीज के जो पेशेंट हैं कितने परेशान होते हैं बेचारे, क्रेविंग, कुछ तो रोने लगते हैं। मेरी मदर इन लॉ वो रोने लगती हैं कि भैया थोड़ा सा चावल खिला दो, मर जाएंगे भैया, इतनी क्रेविंग होती है। तो जब एक सेंस इतनी पावरफुल है तो जिस क्रिया में सारी सेंसेस मिल जाती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती है। तो अधिकतर लोग बर्बाद उसी के चक्कर में होते हैं। बर्बाद नहीं होते, बड़ा ये वो उससे भी अच्छा पॉइंट है, बर्बाद नहीं होते। एनीथिंग विच क्रिएट्स थॉटलेसनेस इन यू इज अ हैप्पीनेस। क्लियर माइंड, और कोई थॉट नहीं है, थॉट ही नहीं है। हाँ। जैसे दुबई फ्रेम गए हो या बिंदिया, अच्छा उन्होंने क्या किया, 100 मंजिल का एक फ्रेम बनाया, हाँ, उस 100 मंजिल पर उन्होंने एक शीशे का प्लेट रखा है ऐसे। नाउ व्हेन यू विल मूव ऑन 100th फ्लोर ऑन अ वाइट ग्लास, यू विल सी डाउन, तो मन तो तुरंत रुक जाएगा, तो मजा आएगा। यू गौर करो, जहां जहां तुम्हारे विचार रुकते हैं वहां वहां आपको मजा आता है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं और आपके विचार गायब हो गए तो आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा कि अच्छा खत्म हो गई मूवी। दिस इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज बेसिकली थॉटलेसनेस। नाइस। तो जहां जहां थॉटलेसनेस पैदा होती है वहां वहां सुख पैदा होता है। हम अनजाने में उसको पकड़ लेते हैं जाके। अब सेक्स ने थॉटलेसनेस पैदा की। अब 20 साल के बाद जिंदगी में चैलेंजेस शुरू होते हैं। एनीवन हु इज विदाउट स्ट्रेस विल नेवर थिंक अबाउट सेक्स, विल नेवर थिंक अबाउट लिकर, नथिंग। जहां से स्ट्रेस शुरू होता है 11th क्लास। अब पापा ने कहना शुरू किया कि देखो भैया 4 साल बाद हमारा रिटायरमेंट है, 2 बहनों की शादी करनी है भैया, जल्दी से स्टेबल हो जाओ भैया, अब हम नहीं ढो पा रहे हैं। स्ट्रेस, पढ़ाई, पापा, परिवार, जिंदगी, उसी में बाहर दोस्तों ने कहा टेक वन, रिलैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और मार दिया उसने। निकोटीन ने ब्लड फ्लो को शांत कर दिया। तो अब जब भी वो परेशान होगा वो सिगरेट पिएगा। ये सारे नशे का खेल 11 से शुरू होता है, क्योंकि वहीं से चैलेंज शुरू होता है। तो हर वो चीज जो आपको खुशी देती है आप उससे बंद जाते हो अनजाने में, क्योंकि वो आपको थॉटलेस कर रही है। झूले थॉटलेस ही तो करते हैं। और भाई स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, क्योंकि स्पीड में जितनी स्पीड आप जाओगे थॉटलेसनेस होते चले जाओगे। तो सबसे पावरफुल इमोशन है सेक्स, क्योंकि वो तुरंत थॉटलेस करती है, तुरंत। बट बर्बाद करता है क्या, डिस्ट्रैक्ट करता है? हाँ, बर्बाद कैसे करता है? आपने उसे पकड़ लिया, आप उसको नहीं अनजाने में पकड़ रहे हो, आप सुख खोज रहे हो, आप शांत होना चाहते हो। कुछ लोग सुबह, एक आदमी ने एक शराब के दुकान मालिक को फोन किया,
कहा भैया आपकी दुकान सुबह कब खुलेगी? बोले भैया 9 बजे खुलेगी। फिर फ़ोन किया उसने 1 घंटे बाद, 11 बजे रात में, 12 बजे फ़ोन किया, कहा कब खुले? कहा भैया 9 बजे खुलेगी। फिर उसने 1 बजे फ़ोन किया, कहा भैया आपकी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा भैया बोल दिए 9 बजे खुलेगी, तुम बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो यार? उसने कहा भैया मैं गलती से आपकी दुकान में बंद हो गया हूँ। वो शराब की दुकान का मालिक भागते हुए उसने दुकान खोला। जैसे उस दुकान खोल के अंदर गया, पीछे से एक आदमी भागते हुए आया, कहा भैया खोल दी हो तो एक बोतल दे दी। मतलब शराब एक ऐसी चीज है जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें उसका टेस्ट ही ऐसा नहीं कि उसे पिया जाए, उसका परिणाम ऐसा है कि उसे पिया जाए। भाई आप खीर खाते हो क्योंकि टेस्ट है, आप बिरयानी खाते हो क्योंकि टेस्ट है, चाय में भी थोड़ा बहुत टेस्ट है, चाय भी टेस्टी बनती है, पर शराब उसका परिणाम प्यारा है, वो थॉटलेस करती है, और जितना ज्यादा थॉटलेस करती जाएगी, इसलिए हर पैक के बाद या 4 पैक के बाद आदमी बोलेगा कि तेरा भाई तेरे लिए कुछ भी करेगा, और 8वें पैक के बाद बोलेगा मैं बराक ओबामा, और 12 पे तो खैर स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो कुछ भी कर रहा है। तो ये चीजें क्या होती है, सुख के चक्कर में लोग उसे भागने लगते हैं उसके पीछे, वो पीछे भागना बर्बाद कर देता है। अब इस कंट्री की एक अलग खास बात है, इस कंट्री में जनरली 50 करोड़ लोग कायदे से रह सकते हैं, 1 बिलियन 50 करोड़। हमारे पास जितना चैलेंज है उतना ब्रिटेन के आदमी के पास नहीं है। हमारे पास ज्यादा है, ट्रू, दवा नहीं है, खाना नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। अब वहां जब चैलेंज ज्यादा है तो शक्ति भी तो ज्यादा चाहिए। तो अब अगर ये कंट्री ध्यान नहीं करेगी, योग नहीं करेगी, तो फिर वो मारी जाएगी, फिर वो बहुत बुरा हश्र होगा उसका। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, बड़े बन जाते हैं, वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो कंट्रोल कर पाते हैं? कंट्रोल कोई नहीं करता, मैनेज। कंट्रोल कोई करता ही नहीं। पहला तरीका मेडिटेशन। मेडिटेशन, आपका मन स्ट्रेस फ्री है, आप उधर भागोगे। जब बेस्ट तरीका है ये, बेस्ट। मैं आज यहाँ इस चैनल से सबको, पूरे भारत को कह रहा हूँ कि द कमिंग टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम, बहुत टफ। हाँ, इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बहुत टफ टाइम होगा, और चैलेंजेस बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ बढ़ेगा, और उसमें आपको ताकत चाहिए लड़ने के लिए। तो वेन एवर यू विल बी इन स्ट्रेस, इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस बहुत एक्टिव हो जाएंगे। एक बैग थॉट आ रहा है, अब क्या होगा, नौकरी खत्म हो गई, EMI कैसे देंगे, इकोनॉमी क्रैश कर रही है। डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत तेज हो गई है। अब उस समय अगर आप ध्यान करते हो तो कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप थॉटलेसनेस स्थिति में बैठोगे। अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, तो आपको दूसरों को खुशी बांटनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है कपिल शर्मा वैसे ही मस्त रहता होगा दिन भर। जो बंदा दूसरों को हंसा रहा है, आज लोगों ने दूसरों को हंसाना छोड़ दिया है। अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो उससे पहले तो आपको हंसना होगा, लोगों को मोटिवेट करो, कहानियां सुनाओ, हिम्मत दो लोगों को। तो जो बांटोगे वो तुम्हारे पास भी तो बढ़ेगा। आप किसी को मोटिवेशन की 4 कहानियां सुना रहे हो, तो वो आप उसे सुना रहे हो, आप भी तो सुन रहे हो। और तीसरा बहुत प्यारा तरीका है, आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करो, गिटार बजाओ, कोई स्पोर्ट्स पकड़ लो, कुछ नहीं है बच्चों को पढ़ाओ। आप सोसाइटी में रहते हो, 10 बच्चों को पढ़ाओ। तो ये 3 सबसे प्यारे काम है। तो प्यार उसी से होगा जो पावरफुल है। सिंपल। तो पावरलेस लोगों की वैल्यू नहीं है कुछ। हाँ, कुछ नहीं, उनके साथ तो लोग सिंपैथी करते हैं कि भैया बेचारा। तो जो पावरफुल है वही अट्रैक्ट कर पाएगा। पावर से लोग जुड़ना चाहते हैं ना, पावर आनंद है। हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वही बनेंगे जो जिससे आपको लगता है कि ये मेरे बराबर या मेरे लेवल को बढ़ाता है। भाई अगर वो वैस्प जो होता है, येलो कलर का होता है ना वैस्प, तो जब वो घर में हाइव लगाता है, लोग तोड़ देते हैं क्योंकि वो स्टिंग करता है। जब मधुमक्खी हाइव लगाती है, लोग रहने देते हैं। स्टिंग वो भी करती है, लेकिन वो शहद देती है। तो जहां शहद बहेगा, वो स्टिंग भी मारेगा तो लोग बर्दाश्त करेंगे। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जेन्युइनली फील, बिना पावर, बिना गिव एंड टेक, बिना पैसे के कोई रिश्ता नहीं बनेगा। अगर होता रिश्ता तो वृद्धा आश्रम में कौन पड़ा हुआ है जिनकी लाइफ की यूटिलिटी खत्म हो गई? आज जो ओल्ड एज होम है उसमें कौन लोग हैं जिनका अब कोई यूज नहीं रहा घर में? भाई गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हाउस 80+ के आदमी के नाम पे है,
तो हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे। तो वो स्टेप क्या था कि लोगों को ओल्ड एज होम जाने से बचाओ, इनकी यूटिलिटी बढ़ाओ। अगर किसी आदमी को 10 लाख रुपए महीने पेंशन मिलती हो, कौन बच्चा उसे जाके ओल्ड एज होम में छोड़ के आएगा? ओल्ड एज होम इज अ प्लेस विच शोज यू कि इफ यू लूज योर यूटिलिटी इन योर लाइफ, योर गेम इज ओवर। तो एक नॉर्मल 20-year-old कैसे कर सकता है पावर जनरेट? पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता हो। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ये जो शब्द है डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल का सबसे प्यारा पार्ट है डायरी एंड डिसिप्लिन। बट वंस पीपल कम आउट ऑफ द स्कूल, दे लीव बोथ द थिंग्स। And those who leave diary and discipline, they become clerk. Interesting. The biggest gift of every school to every human being is diary and discipline. But in our country, होता ही नहीं। people love violating discipline. In Germany, they love discipline. आप खाना छोड़ दोगे थाली में, they'll charge you extra money. आप ये नहीं कह सकते कि मेरा थाली का खाना है, मैंने छोड़ दिया। और कहते नहीं, आपने कैसे छोड़ दिया? इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर फार्मर्स, आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके। बट इन इंडिया, आवर फेवरेट गेम इज वायलेटिंग डिसिप्लिन। कि भैया देखो यहाँ लिखा था अंदर मत आना, हम कूद के गए, फिर बाहर चले आए। जहाँ फूल तोड़ना लिखा वहीं फूल तोड़ने का मजा है। क्यों मजा आता है हमें? साइकोलॉजी है हमारी। इस कंट्री की बड़ी प्यारी साइकोलॉजी है। इस कंट्री में कानून तोड़ना है एंजॉयमेंट ना था, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। एक्चुअली बहुत लोगों को प्रेस्टीज लगता है, फॉर रियल। हाँ, इट्स अ प्रेस्टीज। दैट इज व्हाई द पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड इन दिस कंट्री बाय देमसेल्फ। ये सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी है, वहाँ मैंने एक लेडी को देखा, वो डॉग का स्कूप लेके टहलते हुए। इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। शी वाज द फर्स्ट लेडी आई सॉ हर विद द स्कूप। कि डॉग लेके अक्सर लोग डॉग लेके घूमते हैं, तो अब उसने पूप कर दिया तो आप उठा लो। बट पीपल नेवर पिक अप एंड दे आर रेडी टू फाइट विद यू। ये आपके बाप की कॉलोनी है, आपका है, आप ही साफ कर दो। हम लोग तो मेंटेनेंस देते हैं। इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू मेक द थिंग्स क्लीन। हमारा डॉग करेगा? अरे भैया आपकी सोसाइटी है, कितना छोटी सी चीज है। बट आई सॉ दैट लेडी। मैं बाद में उनसे मिलने गया, मैडम 2000 लोगों की सोसाइटी में एक लेडी है जो सेल्फ डिसिप्लिन को मानती है। डिसिप्लिन इज द संजीवनी ऑफ माइंड। इफ यू हैव, नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम द किंग। बिकॉज यू आर टॉकिंग पावर, यूटिलिटी, पैसे की बात करते हैं। पैसे क्या डिनोट करते हैं? पैसा इज बेसिकली द इन्वेंशन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। पैसा पैदा हुआ जब शहर पैदा हुआ, उससे पहले नहीं पैदा हुआ। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को लें तो ऋग्वैदिक पीरियड में करेंसी नहीं है, क्योंकि ट्राइबल पीरियड है। लेटर वैदिक पीरियड में नहीं है। पर जैसे बुद्धा का पीरियड आता 6th सेंचुरी BC, वहाँ शहर पैदा होते हैं। जैसे अमेरिकन डॉलर है, जापानीज येन है, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी नहीं है। तो जब शहर पैदा हुए, लग्जरी गुड्स पैदा हुए, तो ये हुआ कि यार लग्जरी गुड्स तो बार्टर में चलेगा नहीं। भाई आप एक बाउल गेहूं से आइसक्रीम ले सकते हो, एक बाउल गेहूं से आप मसाला ले सकते हो, लेकिन आप एक ट्रक गन्ना ले जाओ दुकान पे एप्पल के और कह दो मैं 2 मैकबुक दे दो, तो बवाल हो जाएगा। तो पैसा इज अ इन्वेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन, लग्जरी। एंड लग्जरी इज अ नीड ऑफ सोफिस्टिकेशन। कि भाई आपको मुंबई से लखनऊ जाना है, तो आप स्लीपर क्लास में भी जा सकते हो, आप जनरल में भी जा सकते हो, आप फर्स्ट AC में भी जा सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो। तो जिसको भी लग्जरी चाहिए, और इंसान को लग्जरी चाहिए, ये बात वो पूंजीवादी मन ने पकड़ लिया कि आदमी को सुविधा दो और उससे पैसा लो। मनी इज द आउटकम ऑफ पावर। क्यों? जिसके पास शक्ति है उसके पास पैसा है। जो पावर से पैसा आता है,
क्योंकि पैसे से पावर आता है। बाबा रामदेव, पावर, योगा का पावर है, ज्ञान का पावर है, आ रहा है पैसा। कोई प्रोडक्ट है उनके पास बना हुआ, सांस बेचते हैं कपालभाति, और गजब का प्रोडक्ट है, परिणाम दे रहा है, लोग कायदे से कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इंडिया का शहर है हम इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे? जो पावर पैदा कर लेगा उसके पास पैसा अपने आप आएगा। पैसे से पावर आता है कि खुशी आती है? खुशी आएगी, आनंद नहीं आएगा। खुशी कैसे आएगी? आपका मन जैसे ही बेचैन हुआ, अभी क्लर्क का अगर मन बेचैन हुआ तो वो टीवी खोल के बैठ जाएगा, उसके पास तो एक ही साधन है। अगर टीवी नहीं खोलेगा तो पत्नी है तो पत्नी ले लेगा वो। भाई पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये भी माना, गरीबी भी एक कारण माना जाता है कि भाई रिक्रिएशन के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, तो भाई सेक्स ही उनके लिए रिक्रिएशन है। लेकिन जिसके पास पैसा है और मन बेचैन हुआ, उसने तो बैग उठाया, सीधे स्विट्जरलैंड पहुंचा। तो जितना पैसा आपको, पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा। आप गोवा के कैसीनो में बैठ जाओगे, आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे, आप दुबई की बुर्ज खलीफा में बैठ के कॉफी पी रहे हो, 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं, और उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गए और चीता सामने पड़ा, एक चाटा मारे चीता को। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा, लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे, जब आप पापा भी आपके साथ गए थे। भाई उसको मजा नहीं आ रहा है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम काहे खड़ा होकर झूठ बोल रहे हो? उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूं। ये काम करता है पैसा, आपको लोनली नहीं होने देता। पैसे में इतनी ताकत है, वो आपको कभी लोनली नहीं होने देगा। यू विल बी ऑलवेज सराउंडेड बाय एवरीथिंग यू नीड। कौन ज्यादा माइंड गेम्स खेलता है, लड़कियां कि लड़के? लड़कियां जब पहली बार किसी के अफेयर में पड़ती हैं तब वो माइंड गेम नहीं करती, बिल्कुल नहीं खेलती। तब वो वाकई में इमोशनली अटैच होती हैं लड़कों से। जब वो पहली बार धोखा खाती हैं, जैसे फिजिकल रिलेशन हो गए और फिर लड़के ने पैंतरा दिया, ऐसा है वैसा है फलाना धमाका, तब उन्हें थोड़ा सा झटका लगता है कि यार बताओ यार ठीक है। जब वही घटना दोबारा रिपीट होती है, तिबारा रिपीट होती है, तब लड़कियां बहुत खतरनाक हो जाती हैं। तो जहां तक दिमाग का सवाल है, दोनों लगाते हैं, ना कोई ज्यादा लगाता है ना कोई कम लगाता है। अब सिर्फ उसमें डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि दोनों में से ज्यादा मक्कार कौन है, मैच्योर कौन है, कौन किसके साथ क्यों आया है। जैसे कोचिंगें जब शुरू होती हैं तो लोग, लड़के एक दूसरे का बड़ा केयर करते हैं, लड़के लड़कियां, कि अरे खाना खा लिया, तुम्हारा टिफिन अच्छा आता है, यू गॉट एनसीईआरटी, नोट्स बनते हैं, तो केयर फिर अफेयर में टर्न हो जाता है। लेकिन अफेयर शादी में टर्न होता है, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो लड़कियों का जो पहला स्टेप होता है वो तो इमोशनल होता है, पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है कि यार कोई इमोशन का कोई गेम नहीं है दुनिया में। भाई औरतें आधा सन्यासी होती हैं। सन्यासी कौन? जो अपना घर छोड़ दे, वो सन्यासी। और औरतें शादी के वक्त अपना घर छोड़ के आती हैं, दैट मीन्स दे आर हाफ सन्यासी। अब वो हाफ सन्यासी जब आपके घर में आया और बाहर गोली चली और आप चारपाई के नीचे घुस गए, तो वो डिसअपॉइंट नहीं हुई कि अरे तू तो मेरे घर घोड़े पे गया था तलवार उलवार लगा के 100 लोग लेके, और तू इसके नीचे जा रहा है। औरतों को सबसे बड़ा दर्द होता है जब आप उनके ऊपर शक करते हो, आप उनका मोबाइल चेक करते हो। ये सब आदमियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पावर है वहां वुमन है। भाई पार्वती जी शंकर जी के साथ जा ही नहीं सकती। भाई सीता जी को पता था कि मेरा आदमी भगवान है, क्लियर थी इस बात पे वो, तब उन्होंने राम का त्याग नहीं किया। 14 साल उनके साथ जंगल में रही। आज तो नीले वाले ड्रम में बैठा दे रही। आपने किसी का घर छुड़वाया है तो किसी ताकत पे तो छुड़ाओगे, आपके पास वो ताकत ही नहीं है। वजह ये है कि हमारे देश में 3 तरह के लड़के होते हैं। एक चतुर्लिंगम की तरह। किसकी तरह? चतुर्लिंगम की तरह, जिन्होंने सिर्फ रटा है जिंदगी भर, जो चमत्कार का
कर देते हैं, उनका क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। फिर एक राजू की तरह के लड़के हैं जिनको जिंदगी में सिर्फ बहन की शादी करवानी है, नौकरी पाना है, जीना है। एक फरहान टाइप का लड़का है जिसको अपने पापा का सपना पूरा करना है और उसके पापा की आंतरिक कला चल रही है। रैंचो बहुत कम पैदा हो रहे हैं इस कंट्री में। क्यों? उस मॉडल की एजुकेशन ही नहीं। हम सोचना ही नहीं सिखाते अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को परसेंटेज लाना सिखाते हैं। वो लग रहा है कि लड़के सॉफ्ट हो गए, कमजोर हो गए जनरेशन खा खा के ये लोग। इनको ज्वार की रोटी खानी चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, 1000 दंड बैठक मारना चाहिए, कम से कम 50 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ताकत ही तो है। तो मेंटली जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसी के साथ जाएगी। पता नहीं लोग कब सीखेंगे इस बात को। ये डीओ लगा रहे हैं। अब वो डीओ का ऐड आ रहा है कि एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की कॉलेज में बात नहीं कर रही, दूसरे दिन वो एक डीओ लगा के जा रहा है। जैसे डीओ लगा रहा है रास्ते में परियां गिर रही है। ये जाहिल। ऐसा कहीं होता है? हा? वो 500 मीटर चलता कहता सर बहुत अंदर से सर नहीं है चल पा रहे सर। इनके साथ स्त्रियां रहेंगी? इनके साथ कौन रहेगा बताओ यार। अरे जिम खुले चारों तरफ, कहीं नहीं जा सकते, जिम ही चले जाओ यार। कितनी प्यारी जगह है जिम। योग नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते तो जिम तो चले जाओ। 1 घंटा हर लड़के को जिम देना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 जगह जाओ। एक लाइब्रेरी, कुछ सोचने को मिलेगा, कोई विजन मिलेगा। नॉवेल्स पढ़ो। नॉवेल भी अजीब अजीब सी पढ़ रहे हैं। पहले लोग नॉवेल्स लिखते थे तो थीम होता था, हिस्ट्री का होता था, सोसाइटी का होता था, थीम्स होती थी। जैसे चित्रलेखा है, थीम है, वुमन थीम, सेक्स थीम है उसकी। अब पढ़ना ही नहीं है तो दिमाग विकसित कैसे होगा? तो मैं कहता हूं लाइब्रेरी जाओ, जिम जाओ और मंदिर जाओ। मंदिर जाओगे, ध्यान करोगे, आध्यात्मिक ताकत बढ़ेगी, विजन बढ़ेगा। ये जाते ही नहीं। ये तो परी की शर्ट पहनना चाहते हैं। मैं एक शादी में गया, अभी रिसेंट की बात है, 5-6 महीने पहले की बात है। मैं शादी में गया तो एक लड़का जो है वो सूट पहना हुआ था और परी का पहना था और इनका जूता पहना हुआ था। और मैं तो यही स्केचर पहना हुआ था 4-5 हज़ार का। इलेक्शन में मुझे वैसे भी ऐसा जूता चाहिए था जो खोलना उतारना ना पड़े। आया बोला सर, मैंने कहा हाँ एक फोटो ले ले। मैंने देखा, मैंने कहा क्या सूट पहना? हाँ। मैंने कहा जला दो। कहा क्यों सर? अरे मैंने कहा मैं रामराज की शर्ट पहना हूँ 1200 रुपये की, और तुम ये कम से कम 1.5-2 लाख का पहने हो। जूता तुम्हारा 80,000 1 लाख से कम नहीं हो। कहा जी। मैंने कहा जब इतनी कीमत तुमको सामाजिक वैल्यू नहीं दिला पा रही। आजकल के कवर बड़े प्यारे हैं, अंदर कुछ है ही नहीं। बड़ा चमकीला सा कवर लगा रखा है, चमकता हुआ। जैसे ही डब्बा खोलो तो जो चिप्स का पैकेट होता है ना, इतना बड़ा पैकेट, उसमें 12 चिप्स गिन के निकलती, बाकी हवा निकलती है। वही हाल इन युवाओं का है। इनको अपने आप को अंदर से ताकतवर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गोंडा की बातें बताओ 2-3। गोंडा इज अ रूरल सिटी एंड the most important feature is it's a feudal city. Feudalism is still alive. Okay, explain. Feudalism मतलब? Feudalism मतलब landed aristocracy is dominant. Like Mumbai, capitalists are dominant. Ambani is here, Adani is here. But Gonda is a place where landed aristocracy, people have huge tracts of land. So you'll find illiteracy, you'll find landless laborers. If you see Afghanistan today, well, Afghanistan is a good example of feudalism. Money is missing. लैंड बहुत है, लैंड बहुत है और लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट है। जैसे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट डोमिनेंट है, वहाँ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट है कि जिसके जमीन है वही राजा है। वही राजा है। दिस इज द फीचर ऑफ यूपी, बिहार, बंगाल एंड ऑल मैक्सिमम। लेकिन स्टेट्स में इंडिया में यही सीन है ना। एक्चुअली हमारे यहाँ राज रेवोल्यूशन नहीं हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड इज बेसिकली द आउटकम ऑफ रेवोल्यूशंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, beginning of parliamentary form of government. American Revolution, Russian Revolution, Tsar Shahi Khatam, Duma. The only country in the world which has not gone through revolution but is a modern country is Japan.
बिकॉज दे हैव वॉलंटरली अबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म. फिर चाइना, माओ इज द बिल्डर ऑफ मॉडर्न चाइना. मार डाला सारे सामंतों को पकड़ पकड़ के. तो ये जो हम मॉडर्न वर्ल्ड देख रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिस्ट. उसके सेंटर है मुंबई. इट्स अ कैपिटलिस्ट प्लेस. एवरीवन टॉक्स अबाउट मनी. आपको सांस लेना है तो बोलेगा भैया देखो 100 रुपया लगेगा. दैट्स व्हाई व्हेन पीपल कम फ्रॉम, दिस इज व्हाट राज ठाकरे सेज, कि डेली 40 ट्रेनें आती हैं, उसमें लोग आते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग देयर ना. तो यहाँ जब वो आते हैं तो एटलीस्ट पैसे बनाने की उम्मीद होती है. व्हाई डू यू थिंक कि इंडिया में अभी तक ऐसा एकदम रेवोल्यूशन नहीं आया पैसे बनाने का? एक्चुअली हुआ क्या कि व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा खतरा था कि यार हमारे यहाँ क्लास स्ट्रगल हो जाएगा. कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, जमींदार्स एंड फार्मर्स. तो गांधी जी ने कहा यार क्लास स्ट्रगल होगा तो इन्फेंट कंट्री है, कंट्री खत्म हो जाएगी. तो हमें काम करते हैं, हम क्लास कोऑपरेशन की बात करते हैं. भूदान मूवमेंट, सर्वोदय मूवमेंट, सबका साथ सबका विकास. तो हमने ये सोचा कि हम यार एक पॉजिटिव नोट पे चलेंगे. एक रशियन राइटर है, उसने किताब लिखी अनटू द लास्ट. ये बेसिकली उसकी थीम है, क्लास कोऑपरेशन. तो गांधी जी ने कहा यार इसी पे काम करते हैं और क्लास कोऑपरेशन करके हम आगे बढ़ते, सब साथ में बढ़ेंगे. तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी रही उसकी, बट स्लोली इन फ्यूडल लॉर्ड्स ने क्या किया, पॉलिटी अपने हाथ में ले ली. पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी. जिसके हाथ में पॉलिटी उसकी पॉलिसी. और फिर इन फ्यूडल लॉर्ड्स को लगा कि यार वोट कैसे लिया जाए, तो डिवाइड एंड रूल. तो कास्ट, रिलीजन, रीजन, दे सोशल इंजीनियरिंग करी. द कॉमन पीपल फॉरगॉट दैट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट. तो कंट्री एक गलत डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई. और फिर तब से आज तक चेंज ही नहीं हुआ. अब जो हमारे बच्चे हैं जो आज 10th में हैं, दे आर AI जनरेशन. मतलब दे डोंट बिलीव इन फ्यूडलिज्म एंड लैंड एंड सो ऑल. तो आफ्टर, मतलब जो 29 का इलेक्शन होगा, उसके बाद का जो इलेक्शन होगा, दैट विल बी अ बिग चेंज इन इंडिया. कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी, रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं होगी. वो AI जनरेशन के लड़के हैं, वो दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. तो वो दैट इज अ गुड फ्यूचर फॉर इंडिया. मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था किसी एंटरप्रेन्योर का था कि इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है जिसने कैपिटलिज्म का मास्क पहन रखा है. एक्चुअली कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशलिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अब हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें कौन पढ़ना चाहता है? सोशलिज्म तो वहाँ होगा ना कि भाई DM का लड़का, कलेक्टर का लड़का, वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहे, वो DM कलेक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहे. पर यहाँ पे तो सरकारी हॉस्पिटल में वही जाता है जिसके पास पैसे नहीं है. तो वेर इज सोशलिज्म? तो वी गिव द स्लोगन ऑफ सोशलिज्म बट वी जनरली बिलीव इन कैपिटलिज्म. हाँ, तो हर आदमी चाहता है कि भैया, इसीलिए हमारे गांव में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, स्कूल जो है गांव में, उनका नाम है सेंट मैथ्यूज इंटरनेशनल स्कूल. गांव में, क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ पे नाम अगर मैथ्यू होगा तो लोग सोचेंगे इंटरनेशनल लिख दिया तो आएंगे लोग, पैसे बनेंगे. बिल्कुल. हैव यू सेंस्ड कभी ऐसा कि अपनी कंट्री में थोड़े ना अमीर लोगों को, पावरफुल लोगों को लोग हेट भी करते हैं? एक्चुअली पावरफुल लोगों को लोग अपनी कंट्री में नहीं, हर जगह हेट करते हैं. रियली? उसकी वजह मैं बताऊं, देयर इज नो मनी फॉर मेहनत. हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है. कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता. कितनी मेहनत करता है वो. ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है. समझ का पैसा है. एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. ट्रू. मैं अगर मुकेश अंबानी को जाके बोलूं कि सर मैं आपको एक फार्मूला देता हूं और आपकी कमाई 100 करोड़ पर डे है, वो 500 करोड़ पर डे हो जाएगी, आई विल बी गॉड फॉर हिम. अरे कहेगा ओझा जी बताओ कितने चौपर तुम्हारे नाम करवा दूं, एंटीलिया आधी तुम्हारी. तो इसलिए हेटरेट पैदा होती है. वो साइकोलॉजी है उसकी. ये साइकोलॉजी, इट्स अ साइकोलॉजी कि वर्कर्स दे हेट कैपिटलिस्ट. इसीलिए फोर्ड ने अपने ऑफिस के सामने अपनी एक मूर्ति लगवा रखी थी और अपने वर्करों से कह रखा था कि बेटा जब भी तुम्हें मेरे ऊपर कोई गुस्सा है तो इसको जूते से मारना है, इस मूर्ति को. तो आदमी जब तक जिंदा था उसकी फैक्ट्री में कभी स्ट्राइक नहीं हुई, बिकॉज वर्कर्स वर हैप्पी.
क्यों? क्योंकि वो जूते मारते थे। जूते मारते थे, उन्हें खुशी होती थी कि आज फोर्ड को 10 जूते मारे। दिस इज व्हाट साइकोलॉजी सेज, कैथारसिस। तो हम क्या करते हैं, अब हम सबसे तो जूते मरवा नहीं सकते, तो हम IPL करवाते हैं। क्या करते हैं आप? IPL करवाते हैं। IPL में क्या होता है कि जितनी वर्किंग क्लास है ये चिल्लाती है बेचारी जाके, एक चौवा पड़ा चिल्ला रही है, छक्का पड़ा चिल्ला रही है, विकेट गिरा चिल्ला रही है। तो व्हेन यू स्क्रीम, कैथारसिस, दैट इज कैथारसिस, रिलीज होता है अंदर। हाँ, तो यू स्क्रीम फॉर 2 months in a year and 10 months you work। नहीं यार, रियली पागल हो ही नहीं सकते। एंटरटेनमेंट, बहुत लोग बोलते हैं कि स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पुराने राजा के ज़मानों से ये इसी के लिए करा जाता है कि Sports- पब्लिक का गुस्सा और जो अंदर उनका भरा हुआ वो रिलीज हो। correct. एंटरटेनमेंट, that was a point। इसका अलग पॉइंट यह है कि स्पोर्ट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। वॉचिंग तो मजा ले रहा है, हाँ। हाँ, मतलब जो खेल रहा है, क्योंकि जिसका होश ज्यादा होगा वो अच्छा खेलेगा। तेंदुलकर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। काम्बली वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, पर उस आदमी का होश खो गया तो वो आदमी सफल नहीं हो पाया। तो डू यू थिंक कि इंडिया, क्योंकि अभी तो हमारे दोनों नेबर्स टेक्निकली ज़्यादा खास नहीं है, तो डू यू थिंक इंडिया 2 फ्रंट वॉर के लिए रेडी है? नहीं, ये दिक्कत हमारे साथ, एक से मिलिट्री वॉर है, एक से इकोनॉमिक वॉर है। हमारे साथ ये दिक्कत शुरू से थी। जब हम 1947 में हम पैदा हुए, इंडिया पैदा हुई, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सुकून था कि तिब्बत इंडिपेंडेंट था। और शिमला एग्रीमेंट जो 1914 का था, उसमें चाइना से हमने एग्रीमेंट किया था कि भैया तुम तिब्बत पे कब्जा नहीं करोगे, तिब्बत विल बी अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो हम ठीक थे, सुकून में थे कि चलो यार, तिब्बत का प्लेटो का क्रॉस करते करते इनको टाइम लगेगा, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। अभी वो ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना रहे हैं। अब चाइना को काउंटर बैलेंस करना, क्योंकि चाइना हमसे बार्गेन करेगा, वो हमसे वॉर नहीं करेगा, वो हमसे बार्गेन करेगा। वो हमसे कहेगा काम करो यार, हमको अपना जो तुम्हारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ना वो हमको दे दो, क्योंकि हमने तो गुजरात का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान को दे दिया। चाइना के पास फॉरेन रिजर्व की भरमार है, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो पैसा बढ़ेगा नहीं। अब वो हमारे पे प्रेशर बनाएगा हमारी मार्केट को कब्जा करने का, और जहां वो मिस करेगा वहां वो पाकिस्तान को इंस्टिगेट कर देगा कि भाई तेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है, तू ले ले हमसे $500 मिलियन, जा एक काम कर, इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है मुंबई में, अटैक करवा दे। अब इंडिया अगर मुंबई में अटैक हो जाएगा तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो आएंगे ही नहीं कि भैया तुम्हारी कंट्री में तो सिक्योरिटी ही नहीं है। भाई आज दुनिया के इन्वेस्टर चाइना में क्यों बैठे हुए हैं? सिक्योरिटी है। बिजनेसमैन को क्या चाहिए? सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। चाइना तुरंत भड़का देगा। जैसे इंडिया में इन्वेस्टर्स आएंगे वैसे चाइना पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करेगी, $40 मिलियन करना क्या सरकार, दबा देगा, 2-4 बदला करते। तो ये जो 2 फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। क्या करेंगे हम? हमें तो सबसे पहला काम ये करना है, हमने हमेशा इसकी कोशिश की कि हमने पाकिस्तान को हमेशा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। इसीलिए दिया क्योंकि हमें पता था कि अगर ये समझेंगे कि भाई हम तो बन रहे हैं, तुझे भी बना देंगे, तू चाइना से मदद लेते लेते एक दिन कॉलोनी बन जाएगा चाइना की। ये नाहक में तेरी मदद नहीं कर रहे हैं, ये तुझको इतना पैसा दे देंगे और फिर तुझे अपनी कॉलोनी बना लेंगे और तू खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये बात पाकिस्तान को समझने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि चाइना के स्लीपर सेल्स इतने स्ट्रांग हैं पाकिस्तान में कि जो राजनेता इमरान खान की तरह पाकिस्तान को ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा वो जेल में जाएगा या फिर उसकी हत्या होगी बेनजीर भुट्टो की तरह। बट अमेरिका का भी तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, एंड अमेरिका एंड चाइना की लड़ाई है आपस में, तो अमेरिका कुछ नहीं कर रहा क्या इसमें? नहीं करेगा अमेरिका एक्चुअली अमेरिका के 2 बेटे हैं, 2, एक उनका अडॉप्टेड बेटा है, एक रियल बेटा है। जो अडॉप्टेड बेटा है वो 1947 में पैदा हुआ पाकिस्तान, ये उनका अडॉप्टेड बेटा है। इसको उन्होंने पैदा इसलिए किया 1947 क्योंकि 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 47 में अमेरिका ने मनी लेंडिंग शुरू कर दी, मार्शल प्लान। तो उधर रशिया कम्युनिस्ट कंट्री, और ये कम्युनिज्म की लहर चाइना में
माओ ने स्ट्रांग कर रखी थी, इंडिया में स्ट्रांग हो रखी थी, नक्सलिज्म वगैरह बढ़ रहा था। तो अमेरिका को लगा कि इनकेस चाइना कम्युनिस्ट कंट्री बना और बाई चांस भारत कम्युनिस्ट कंट्री बना तो हमारा एक अड्डा होगा सेंट्रल एशिया में कैपिटलिस्टों का, क्योंकि उन्हें ईरान के ऑयल रिजर्व्स पर नजर रखनी थी। तो एक बेटा पाकिस्तान जो ईरान पर नजर रखेगा और दूसरा बेटा इजराइल जो अरब वर्ल्ड पर नजर रखेगा, और दोनों मिलकर कैपिटलिज्म के इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे। तो रियल बेटा इजराइल है, वो तो उन्होंने क्रिएट किया है ईस्टर्न क्वेश्चन के लिए। पर अब अमेरिका, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अमेरिका का भी अडॉप्टेड बेटा है, इतना सारा पैसा फंसा हुआ है उनका पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। तो फिर चाइना के कंट्रोल में आएगा, अमेरिका के कंट्रोल में आएगा। अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है जो कि लगभग चल ही रहा है, मुझे तो जब इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हुआ तो मुझे लग गया कि हो गया भैया, पर पता नहीं कुछ, पर उसे होना है, डेस्टिन्ड। वर्ल्ड वॉर 3 आई डोंट थिंक होना है। अब इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड है, तो ये नहीं हुआ। नहीं, मैं बताऊं उसकी वजह क्या है। चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, लिमिटेड वॉर होगा। लिमिटेड वॉर तो हो ही रहा है। हाँ, तो लिमिटेड वॉर होगा, छोटे छोटे पॉकेट्स में तो हो ही रहा है। हाँ, तो जो वॉर होंगे इससे डिस्ट्रक्शन होगा, तभी रिकंस्ट्रक्शन होगा और इकोनॉमी अलाइव होगी। तो वॉर तो होगा, हो सकता है एक छोटा सा वॉर 6-7 महीने का हमारा हो जाए पाकिस्तान के साथ, इट्स वेरी पॉसिबल, क्योंकि हम इंटरनल क्राइसिस में आए, पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्राइसिस है, तो दोनों का इंटरनल क्राइसिस अगर दूर करना है तो अपने पब्लिक को बाहर तो उलझाना पड़ेगा ही, तो वो वॉर हो सकता है, हम उस वॉर को खेल सकते हैं। और ऊपर लेवल पे कुछ भी सेटल हो सकता है, पब्लिक को कहाँ पता चलता है कि बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या सेट हो गया, भाई अखंडानंद त्रिपाठी और सीएम के बीच क्या सेट हुआ, ये बाहर के लोगों को कहाँ पता होगा। तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है। अब ये डिसाइड होने का समय आ गया कि रियल वर्ल्ड पावर कौन है। जैसे 1914 में समय आ गया था कि जर्मनी या ब्रिटेन, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। 1940 में समय आ गया था कि जापान या यूएस, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब वो समय आ गया है कि चाइना या यूएस, जो जीतेगा, जो डोमिनेट करेगा, पाकिस्तान उसकी झोली में रहेगा। टेल मी, इंडिया का आज तक इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर कौन सा लगता है आपको? सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर, हालांकि मैं उसे ब्लंडर नहीं कहूंगा, जब तिब्बत पर कब्जा हुआ चाइना का, उस वक्त हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए था बहुत स्ट्रांग तरीके से। दैट वाज अ वेरी बिग ब्लंडर डन बाय नेहरू गवर्नमेंट। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, लेकिन भाई मेरा मकान थोड़ी कब्जा करेगा। अगर चाइना तिब्बत में नहीं बैठता तो आज जो हमारे ऊपर प्रेशर है उतना नहीं होता। और हमारे पास एग्रीमेंट था, शिमला एग्रीमेंट, हमने दलाई लामा को शेल्टर दे ही रखी थी। हम उसको स्ट्रांग प्रोटेस्ट करते, भयानक तरीके से प्रोटेस्ट करते कि साहब करना ही नहीं, मानना ही नहीं इस बात को। क्यों नहीं किया हमने? उसके पीछे कई सारी वजह थी। पहली वजह यह थी कि नेहरू जी को लगता था कि हम साथ में पैदा हुए हैं, तो इन्फेंट नेशन एंड अ नेशन इन क्राइसिस अवॉइड वॉर्स, ये नेहरू जी की कैलकुलेशन थी कि इन्फेंट नेशंस, जो नेशंस पैदा होते हैं, वो वॉर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ट्रू। तो नेहरू जी को पता था कि भाई जैसे मैं अपने आय का 90% डेवलपमेंट में लगा रहा हूं, वैसे चाइना भी लगा रहा है, तो चाइना हम पे कभी हमला नहीं करेगा। पर 1962 में चाइना ने कर दिया, तो वो जो 90% डेवलपमेंट में जा रहा था उसका 60% आर्म्स एंड एम्युनिशन में जाने लगा। तो जिस पेस से हमारी ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि वेस्ट को पता था कि 1787 में अमेरिका पैदा हुआ और ये 1853 में जापान पे कब्जा कर लिया। वेस्ट के पास एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा था कि अगर हमने इंडिया को डिस्टर्ब नहीं किया तो भाई साहब अगला अमेरिका एशिया में तैयार हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, और वेस्ट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री। तो जैसे हमारा 60% उधर शिफ्ट हुआ, हमारी ग्रोथ अटक गई। चाइना की भी तो अटकी होनी चाहिए उस टाइम, चाइना भी थोड़ी ज़्यादा कोई पावरफुल देश था।
नहीं, चाइना के साथ मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात इंटरनल क्राइसिस खत्म हो गई थी। हमारे पास तो इंटरनल चैलेंजेस थे ना, हम 2 साइड से लड़ रहे थे। हम 2 साइड से लड़ रहे थे। वेल परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया बात करके। थैंक यू बहुत फॉर मजा आया। आंसरिंग सारे क्वेश्चन। आपको एक्टर बनना है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई एक आध सीन मिल गई, सुभाष घई की आदत थी ना बीच में एक थोड़ी सी सीन करने की, वो अलग बात, क्योंकि एक्टिंग इज अ वेरी बिग आर्ट, बहुत बड़ी कला है। बट कहानियाँ सुनाओगे, मजे करोगे। हाँ, थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको पता है आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।